कि इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है, इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले अक्सर छोड़ दिया करते हैं। तो दोस्तों, आपको उसमें शामिल होना है जो इंतज़ार नहीं करते बल्कि कोशिश करते हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सच ही कहा है किसी ने। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले आप जाने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की बात, तो स्थापना कब किया गया था ये याद रखना है, 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? कितनों बार ये प्रश्न हम करवा चुके हैं, प्लस बहुत इजी भी है। तो 1885 ईस्वी में जो स्थापना की गई थी उसके किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, ये सैन्य अधिकारी थे। उसके बाद अगर पहले अध्यक्ष की, संस्थापक कह सकते हैं, संस्थापक। ठीक है, अध्यक्ष की अगर हम बात करें जो कि प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष की बात, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और इसका कहाँ सबसे पहले किया गया था? सबसे पहले जो या कह सकते हैं इसका स्थापना कहाँ किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। उस समय बम्बई बोला जाता था, मुंबई में किया गया है। ठीक है, तो इसे याद रखें, स्थापना 1885 में मुंबई में की गई है। स्थापना किसके द्वारा की गई है? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई है। अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इतना ही याद रखना है, और भी सारी चीज़ें, इसका जो अधिवेशन हुआ है, मेन अधिवेशन जो हुआ है उसको याद करना है। और याद क्या करना है, उतना तो हम खुद करवा देंगे, आपको सिर्फ देखना है और समझना है, प्रैक्टिस करना है। सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताते चल जाएंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम आते आते अगर पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ तो पढ़ाना बेकार। आप एक एक प्रश्नों को यहाँ पे समझेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तरंजन दास। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करें तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। और गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था, पहला सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह इनका था। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट इतना है कि ये पूछे जाते हैं। जैसे कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीनकठिया प्रथा से, और तीनकठिया आंदोलन भी इसे कहा जाता है। पहला सत्याग्रह कब था, कौन था? तो 1917 ईस्वी में, चंपारण आंदोलन। ठीक है, इसे याद रखना है। किनके आग्रह पे आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर आए थे। ठीक है, ये सामाजिक कार्यकर्ता थे राजकुमार शुक्ल, और इन्होंने आग्रह किया था महात्मा गांधी से इस सत्याग्रह को लीड करने के लिए। तो महात्मा गांधी ने चंपारण आए थे और लीड किए थे, तीनकठिया प्रथा का विरोध किए थे। तीनकठिया प्रथा क्या है ये जान लें। तो तीनकठिया प्रथा जो है वो एक बीघे में 3 कट्ठा, ठीक है, 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था, नील की खेती करना होता था। ठीक है, तो नील की खेती जो करना होता था इसे एकदम अनिवार्य कर दिया गया था 3 कट्ठा में, इसीलिए इसे तीनकठिया प्रथा के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे नंबर तीसरा, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। सूबेदार की बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत का शासक था। ठीक है, और किसका गुलाम था यह? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई थी तो इल्तुतमिश के द्वारा ही सल्तनत का शासक से नियुक्त किया गया था, दिल्ली सल्तनत का। और इल्तुतमिश की एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया सुल्ताना, इसे भी याद रखना है, रजिया सुल्ताना, जो कि पहली महिला शासिका थी, पहली महिला शासिका बनी थी पूरे भारत की बात की जाए तो। पहली महिला शासिका रजिया सुल्ताना थी जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी।
इल्तुतमिश ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था, शुरू किया गया था, उसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने ही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलिक जानी। मलिक जानी को इसने नियुक्त किया था प्रथम सूबेदार, याद रखना है। आगे देखेंगे चौथा नंबर, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। देखिए मौर्य काल किसे कहा जाता है? मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य, हर एक पॉइंट को याद करें। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किए थे, ठीक है, 322 ईसा पूर्व में। और पहला राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौटिल्य की सहायता से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किए थे और हराए थे किसको? नंद वंश के धनानंद को हराकर जीते थे। धनानंद कौन था? इसे भी याद रखें। धनानंद जो था वो सिकंदर का समकालीन था। ये भी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सिकंदर का समकालीन कौन था? सिकंदर का समकालीन कौन था? तो ये बताना है धनानंद। ये भी याद रखना है हमेशा। नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो धनानंद था, जिसे पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में किया था। और ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है, ये सिकंदर का समकालीन कौन था? तो ये धनानंद था। तो इसे याद रखना है। तक्षशिला जो था ये शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में आता है। केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। एक ऐसा, ये तो हम कितने बार बता चुके हैं कि अशोक ने शिलालेखों की जो स्थापना किए थे, वो शिलालेख था, स्तंभ लेख था, गुहा लेख था। ये 3 प्रकार के शिलालेख थे, लेख थे कह सकते हैं। उसमें से मस्की का जो लघु शिलालेख है, मस्की भी इसे बोला जाता है, इसमें सौम्य को मगध का सम्राट कहा है। अशोक ने इसमें क्या लिखा है? सौम्य को मगध का सम्राट लिखा है, सिर्फ मस्की में, ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और प्रियदर्शी अशोक जो है ये भी इसमें वर्णित है। प्रियदर्शी जो इनका नाम था, ये भी इसमें मस्की का लघु शिलालेख जो है इसमें वर्णित है। अगर रानी का स्तंभ लेख की बात करें तो इसे कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी का जो अभिलेख है, इसमें इसे रानी का स्तंभ लेख भी कहा जाता है। आगे देखेंगे सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, ये बिहार का पूछ रहा है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला ये बिहार का पूछा जा रहा है। सेंसस 2011 पढ़ना है, जनगणना पढ़ना है, उसे जरूर पढ़ लें। एक एक करके उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उसे आप रट लें। देखिए सर्वाधिक अगर साक्षरता की बात करें बिहार में सर्वाधिक साक्षरता, ठीक है, बिहार की हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना है, बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? रोहतास में है। रोहतास में सर्वाधिक साक्षरता। अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है सर्वाधिक महिला साक्षरता, तो ये मुंगेर में है, याद रखना है, ये मुंगेर में है, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। अगर यहाँ पे लिंगानुपात की बात करें तो गोपालगंज जो है, बिहार का गोपालगंज, यहाँ लिंगानुपात सर्वाधिक है, लिंगानुपात सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। लिंगानुपात क्या है? सर्वाधिक है। गोपालगंज में 1015, याद रखना है, 1015 है प्रति 1000 पुरुष पर गोपालगंज में महिला ये लिंगानुपात। तो इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहतास इंपॉर्टेंट है, मुंगेर इंपॉर्टेंट है, 2 कारण से। एक तो सर्वाधिक महिला साक्षरता है, दूसरा कि यहाँ लिंगानुपात सबसे कम है। लिंगानुपात जो है मुंगेर में लिंगानुपात सबसे कम है, यानी कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? मुंगेर में 879 है, मात्र 879 है। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। मुंगेर यहाँ इम्पोर्टेंट है, गोपालगंज इम्पोर्टेंट है और रोहतास इम्पोर्टेंट है। तो तीनों को याद रखना है। रोहतास जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है बिहार का, और सबसे कम की अगर बात करें सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो ये मुंगेर है। और गोपालगंज किस लिए प्रसिद्ध है? लिंगानुपात में सर्वाधिक है, और लिंगानुपात में सबसे कम कहाँ है? तो मुंगेर है। इसे याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल। उसके बाद देखिए बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसे याद रखना है। ये कहाँ स्थित है? ये पटना में स्थित है, ठीक है। आगे देखेंगे 8वां नंबर सवाल,
बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना की गई थी? देखिए, बिहार में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी ये बताना है। तो सबसे पहला जो बैंक था ये नेशनल बैंक इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी। बिहार की बात यहाँ पे हो रही है। दोस्तों, किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर करते हैं तो आप प्रैक्टिस जरूर करें, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ पढ़ने से, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। आपको तभी याद रखना होगा जब आप प्रैक्टिस करते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम पढ़ते हैं और याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? ये प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस क्या है? सेट लगाना। प्रैक्टिस क्या है? सेट लगाना। इस तरह के वीडियो को देखना। आप तो किताबी भाषा पढ़ लिए हैं, तो आप इस तरह के जब वीडियो देखेंगे तब अपने आप को मूल्यांकन कर सकेंगे कि आप कितने पानी में हैं, आप कितना सही कर सकते हैं। अगर जैसे 50 जीएस के सवाल हैं, अगर आप 40 प्लस करते हैं तो अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं कि आप सिक्योर हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी है। तो इस तरह से आप मूल्यांकन करें, और मूल्यांकन के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। और प्रैक्टिस तभी होगा जब आप इस तरह के वीडियो देखेंगे, और एक एक चीज़ को स्किप भी ना करें, ना स्किप करें, और ना ही थोड़ा सा देख लिए उसके बाद छोड़िए, इस तरह से भी नहीं करें। जब भी आप देखें तो पूरा वीडियो देखें, आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। एक एक प्रश्न का आपको यहाँ पे डिस्कशन मिलेगा। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? तो निर्वाण की बात अगर यहाँ पे की जा रही है तो हम सीधा सीधी बता देंगे कि आप बिहार के पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किए थे महावीर। तो आप एक सवाल समझ गए, लेकिन आप जन्म के बारे में आप तो नहीं समझे। अगर आप पढ़े हुए हैं तो याद है भी, नहीं भी याद है, कंफ्यूजन है कि पावापुरी होगा या राजगीर होगा या नालंदा होगा या वैशाली होगा, क्योंकि संबंधित तो सभी से हैं। ठीक है, तो याद रखना है पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ है, जबकि जन्म की अगर बात करें तो ये वैशाली है। तो इस तरह से प्रश्नों को याद रखना है। तो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे बताना चाहते हैं। ठीक है, ये निर्वाण प्राप्त किए हैं तो कहाँ किए हैं, और जन्म हुआ है तो कहाँ हुआ है, तो ये भी हम यहाँ पे बता देते हैं। तो ये वीडियो देखने से ये एक आपको फायदा होता है कि उस क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाता है। ठीक है, पूरी तरह से क्वेश्चन आप दिमाग में बैठ जाता है। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री की चर्चा यहाँ पे की गई है। तो ये कौन था? ये मुल्ला तकिया था, जो कि बिहार होते हुए बंगाल गया था। कहाँ गया था? बिहार होते हुए ये बंगाल गया था। मुगल काल में आया था, और उस समय जो राजा था वो कौन था? अकबर था। ये भी याद रखना है आपको। मुगल काल में कौन राजा था? अकबर था, और यह बंगाल की यात्रा किया था बिहार होते हुए मुल्ला तकिया। चलिए 11 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। 11 नंबर सवाल कहता है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? देखिए, क्वेश्चन हमेशा पढ़ लें। क्वेश्चन पढ़ने से आपको सभी आसान लगने लगेंगे। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आपको आसानी से ऑप्शंस के द्वारा आप आंसर कर सकते हैं। मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है, कंट्रोल की जाती है, इसे बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम लोग आरबीआई के नाम से भी कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे बोला जाता है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी, आरबीआई की स्थापना की गई थी। और उस समय यह निजी संस्थान था। और गवर्नर की अगर बात करें, प्रथम गवर्नर की अगर हम बात करें तो कौन था? ओसबॉर्न था। ओसबॉर्न इसका नाम था। ठीक है, प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न था। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया जब देश आजाद हुआ था, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? 1949 ईस्वी में। याद रखना है, 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। और आप जानते होंगे कि भारत का जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है वो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। तो ये भी आप याद रखें कि भारत का वित्तीय वर्ष जो होता है कब से शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से यह शुरू होता है। राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। और भारत जब आज़ाद हुआ था, कहने का मतलब है 1947 ईस्वी को। ठीक है, 1947 ईस्वी को। तो इस समय जो गवर्नर था उसका क्या नाम था? उस समय जो गवर्नर था उसका नाम था सीडी देशमुख। ये भी याद रखना है, सीडी देशमुख था उस समय गवर्नर। तो भारतीय रिजर्व बैंक, और इसका मुख्यालय कहाँ है? अभी जो मुख्यालय है आप जानते होंगे मुंबई में है। अभी इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। लेकिन पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? तो
तो इसका मुख्यालय जो था, इसे याद रखें, इसका मुख्यालय कोलकाता था। कोलकाता था इसका पहले मुख्यालय जब स्थापित हुआ था तो इसका मुख्यालय कोलकाता था। जब बाद में 1937 ईस्वी में यह कोलकाता से कहाँ चलाया, मुंबई चलाया। तो हर एक पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप अब आगे देखेंगे 12 नंबर सवाल। 12 नंबर कहता है मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। तो मानव विकास सूचकांक विकसित करने की अगर बात है तो यह 2001 ईस्वी में विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो यह था महबूब उल हक था, जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। ठीक है, याद रखना है, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और इनके द्वारा ही ये मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया था, जिसे 2001 ईस्वी से लागू किया गया था। याद रखना है। आगे चलें, नंबर 13, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। कृषि उत्पादकों की बोला जा रहा है, तो यह एक मार्क है। देखिए, एक मार्क के बारे में आप जानते होंगे, एक मार्क है। यह 1937 ईस्वी से इसकी स्थापना की गई थी। 1937 ईस्वी में, उसके बाद से इसे लागू किया गया था। एक मार्क कृषि उत्पादों की कोटि को यह बताता है। ठीक है, उत्तम है, निम्नतम है, मध्यतम है, जो भी है, एक मार्क बताता है। एक है ISI, इसे ISI मार्का भी बोला जाता है। ISI मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। याद रखना, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो यह 1947 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 1947 ईस्वी में ISI की स्थापना की गई थी। बाद में एक ब्यूरो है, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो या भारतीय मानक ब्यूरो, इसको याद रखें, भारतीय मानक ब्यूरो। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई है। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई, जबकि संस्थान की अगर बात करें तो 1947 में इसकी स्थापना की गई। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सब याद रखें। 14 अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो ये चार ऑप्शंस में से आपका जो ऑप्शन होगा ये राजगुरु होगा। राजगुरु को सुखदेव और भगत सिंह के साथ फांसी दी गई थी। कब दी गई थी, तो 23 मार्च को दी गई थी। 23 मार्च को दी गई थी। कब दी गई थी, 1931 ईस्वी को। याद रखना है इस चीज को, राजगुरु को जो फांसी दी गई थी वो सुखदेव और भगत सिंह के साथ दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी में। अगर जतीन दास की बात करें तो जतीन दास 63 दिनों तक भूख हड़ताल किए थे। भूख हड़ताल किए थे। कहाँ किए थे, याद है, लाहौर जेल में थे ये बंद, और वहां पे इन्होंने 63 दिन का भूख हड़ताल किए थे और ये इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी। ये कब की बात है, 1929 की बात है। ठीक है, 1929 की बात है। 63 दिनों तक भूख हड़ताल लाहौर जेल में किए थे। किस लिए, क्योंकि वहां पे विधि व्यवस्था ठीक नहीं था और जो भी कैदी थे उनके साथ व्यवहार सही नहीं होता था। इसके विरोध में उन्होंने 63 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल किए थे और लास्ट में उनकी मृत्यु हुई थी लाहौर जेल में। चंद्रशेखर आजाद कहाँ मरे थे, ये इलाहाबाद के एक पार्क में शहीद हुए थे। कल्पना दत्त को आप पहचानते होंगे। कल्पना दत्त कौन थे, तो चटगांव शस्त्रागार, ठीक है, शस्त्रागार कांड हुआ था। याद है आपको, पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। चटगांव शस्त्रागार कांड हुआ था 1930 ईस्वी में यह हुआ था और उसके ये एक सदस्य थे। ठीक है, तो कल्पना दत्त के बारे में भी आप जानने का प्रयास करें। आगे 15 नंबर, उस विटामिन का नाम बताना जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है तो ये बताना है विटामिन सी नहीं मिलता है। आगे देखें 16, किसी बिजली की स्त्री बोला जाता है आयरन, इसको हम लोग आयरन के नाम से जानते हैं, स्त्री इसको बोला जाता है। किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो यह धातु है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बल्ब के फ्यूज में। आगे
17 भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है, तो दबाव बताना है। तो यह परासरण दबाव के कारण ऐसा संभव होता है, परासरण। ठीक है, आगे देखेंगे सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। देखिए सूर्य जो निर्मित होता है वो हीलियम और हाइड्रोजन से ही बना होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज देखिए 1498 ईस्वी, 1498 ईस्वी, इसे याद रखना है। वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। ठीक है, व्यापारिक मार्ग होते हुए, उसे व्यापारिक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध आसान है, कोयला क्षेत्रों से है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध जो है वो कोयला क्षेत्रों से है। मैग्नीज की अगर बात कर लें तो उड़ीसा इसका उत्पादक, सर्वाधिक उत्पादन करता है मैग्नीज का। कॉपर की अगर बात करें तो अभी मध्य प्रदेश है। ठीक है, हमेशा इसका करेंट याद रखें, अभी मध्य प्रदेश है कॉपर, लेकिन राजस्थान में भी कॉपर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। लौह की बात करें तो कर्नाटका। ठीक है, हमेशा इसका अपडेशन याद रखें उत्पादन और भंडार की दृष्टि से। ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था, ये बताना है। तो ड्रेन का सिद्धांत अपने भाषणों में दिया करते थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ड्रेन का सिद्धांत। बाद में पॉवर्टी द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो इनकी पुस्तक छपी थी, उसमें ड्रेन के सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया था, लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। आगे देखेंगे बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। बॉल पेन जो लिखने के काम आते हैं, ठीक है, ये पृष्ठीय तनाव पर काम करता है, पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। आगे देखेंगे 24 नंबर, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति हम समझा चुके हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 1 साल के लिए चुने जाते हैं। उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं लोक लेखा समिति, ये भी 1 साल के लिए इसका गठन किया जाता है, 1 साल के लिए गठन किया जाता है। ठीक है, और हर 1 साल, प्रत्येक साल यह गठन किया जाता है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो होते हैं वो लोकसभा के हो सकते हैं। कितना हो सकते हैं, 15, और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो इस तरह से 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो विपक्षी दल के नेता होते हैं। कौन होते हैं, विपक्षी दल के नेता लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगता है, वायु में यानी कि हवा में जब हाइड्रोजन जलता है तब किसका निर्माण करता है, तो यह जल का निर्माण करता है, यानी कि H2O। ठीक है, याद रखना है। 26 निम्नलिखित में किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी के बारे में कुछ जान लें। ठीक है, आरबीसी बोला जाता है रेड ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, कार्पसल्स आरबीसी को कहा जाता है। इसका निर्माण सबसे पहले जान लें कि निर्माण कहाँ होता है। तो निर्माण जो होता है ये अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, जिसको हम लोग बोन मैरो के नाम से जानते हैं, बोन मैरो के नाम से जानते हैं। ठीक है, निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और इसका कब्रिस्तान कह सकते हैं प्लीहा, प्लीहा में होता है, यानी कि इसकी जो मृत्यु होती है या मरता है या कह सकते हैं वहां पे इसका लाइफ समाप्त होता है, प्लीहा होता है, प्लीहा में। इसको तिल्ली भी बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तिल्ली। रेड ब्लड कार्पसल्स यानी कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक, केंद्रक कहने का मतलब है नाभिक नहीं होता है। याद रखना है, नाभिक नहीं होता है। किसमें नहीं होता, किसमें, आरबीसी में नहीं होता है। लेकिन एक अपवाद अगर मान ले जाए, अपवाद, तो एक ऊंट है और एक लामा है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसका जो आरबीसी होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इसका अपवाद है ऊंट और लामा। आगे देखें 26, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज इंडिका की रचना किए हैं, इसको याद रखना है। और इंडिका में किसकी रचना है, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज कब आया था भारत, किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इंडिका इसकी रचना है। आगे 27 देखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे 28, रामायण का फारसी अनुवाद ट्रांसलेशन किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बनायूनी के द्वारा रामायण का फारसी अनुवाद किया गया था। उसके बाद आगे 29, निम्नलिखित में कौन सा वेद गद्य पद दोनों में लिखा हुआ है? देखिए ये 2-3 क्वेश्चंस आपको हमेशा याद रखने हैं। एक तो गद्य एवं पद दोनों में जो लिखा है ये यजुर्वेद है, जो गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है। अगर सामवेद की चर्चा करें तो यह संगीत का जनक इसे माना जाता है, संगीत का जनक, ठीक है, सामवेद को माना जाता है। ऋग्वेद को ये सबसे पुराना कह सकते हैं वेद है, पुराना वेद। और सबसे बाद का वेद अगर कहने का मतलब है, सबसे बाद का वेद कौन है? ये अथर्ववेद है। अगर ऋग्वेद की बात करें तो गायत्री मंत्र कहाँ उत्कीर्ण है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अथर्ववेद में जादू टोना और वगैरह वगैरह इसमें अथर्ववेद में वर्णित है। तो ये चारों चीजों को याद रखें, वेद 4 थे, यही चारों। यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोरा प्रसिद्ध है, तो जादूगोरा किस राज्य में है ये बताना है। तो जादूगोरा जो है वह झारखंड में है और यूरेनियम सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? झारखंड में, याद रखें। फोर्थ स्टेट पद, फोर्थ स्टेट, जैसे ये शब्द आप सुने तो ये प्रेस से संबंधित है, ठीक है, प्रेस से संबंधित है। फोर्थ स्टेट जिसे चौथा खंभा या चौथा राज्य भी बोला जाता है। धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? धर्म की स्वतंत्रता क्या है? ये मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता जो है ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, आप इसे याद रखें। धर्म की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है और ये भाग 3 में वर्णित है, भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार। और किस अनुच्छेद में? तो यह 25वां अनुच्छेद है जिसमें धर्म की स्वतंत्रता वर्णन है। आगे 33, राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है? तो सबसे पहले जान लें कि धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? तो यह लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रस्तुत कहाँ किए जाते हैं? लोकसभा में, ठीक है। और इसका निर्णय कौन लेता है कि यह धन विधेयक है? तो निर्णय लेता है, ये भी याद रखें, निर्णय कौन लेता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष धन विधेयक का निर्णय लेते हैं। तो 2 पॉइंट दोनों को याद रखना है। धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में, और निर्णय कौन लेता है कि यह धन विधेयक है? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष लेता है। और धन विधेयक को रोक सकता है 14 दिन तक ही राज्यसभा, ठीक है, 14 दिन तक। आगे देखेंगे लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय पूछ रहा है, तो यह 6 मास से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय जो है वो 2 मास यानी कि 6 मास से अधिक नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जा रही है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात की जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर भारतीय गवर्नर की बात की जाए तो सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर, ठीक है, भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे, जो कि 1950 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 1950 तक, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन आजादी के समय थे, ठीक है, जैसे ही स्वतंत्र हुआ था भारत तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। और उससे पहले यानी कि भारत आजाद नहीं हुआ था तो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो इसे याद रखना है। आगे देखेंगे 36, जब भारत को आजादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ये क्लीमेंट एटली है, क्लीमेंट एटली है, जो कि जिस समय भारत को आजादी मिली थी तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। साइमन प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? साइमन कमीशन कब आया था भारत? तो यह 1927-28 में आया था, ठीक है, 27-28 में आया था भारत साइमन कमीशन। और इसका खूब विरोध हुआ था, भारत में खूब विरोध हुआ था। और इसका विचार करने के लिए, इस पर विचार करने के लिए, मंथन करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। तो तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था।
प्रथम की अगर हम बात करें तो कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय की अगर हम बात करें तो कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। तृतीय की अगर हम बात करें तो कब हुआ था? 1932 को हुआ था। ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, गांधी जी इसी में भाग लिए थे। गांधी जी भाग लिए थे। ठीक है, इसी में भाग लिए थे कांग्रेस के तरफ से। किसके तरफ से लिए थे? कांग्रेस के तरफ से लिए थे भाग। ठीक है, इसे भी आप याद रखें। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे ये बताना है। तो ये थे भीमराव अंबेडकर। तीनों में जो भाग लिए थे ये थे भीमराव अंबेडकर, जबकि द्वितीय में गांधी जी भाग लिए थे कांग्रेस के तरफ से। अगला देखेंगे 38 नंबर, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? होम रूल आंदोलन की अगर हम चर्चा करें तो ये दो व्यक्ति के द्वारा चलाया गया था। एक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी शुरू किया गया था, एनी बेसेंट के द्वारा भी शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे में शुरू किया गया था, जबकि अगर एनी बेसेंट की बात करें तो ये मद्रास में शुरू की थी। ठीक है, और दोनों बाद में जाके क्या हो गया था? मर्ज हो गया था। ठीक है, दोनों जो होम रूल आंदोलन था बाद में जाके मर्ज हो गया था। आगे देखेंगे 39 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ये बता चुके हैं, ये बंबई में हुआ था। उस समय के बंबई, अभी मुंबई 1885 ईस्वी में स्थापना भी हुआ था और प्रथम अधिवेशन भी हुआ था, और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी किए थे। ए ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हमेशा याद रखें। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? तो रडार का क्या काम है? रडार जैसे वायुयान है, जलयान है, दूर की चीज से ही, दूर से ही यह डिटेक्ट कर लेता था। ये क्या कर लेता है? रडार डिटेक्ट कर लेता है दूर से ही। तो रडार का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर यह काम करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर रडार कार्य करता है। 41 देखें, हड्डियों और दांतों में रासायनिक पदार्थ विद्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं? तो यह कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जो कि हड्डी और दांतों में होता है। आगे देखेंगे 43 नंबर, कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? आसान है, क्लोरीन गैस जो होती है वो वायुमंडल में नहीं होती है। 4 ऑप्शंस में से क्लोरीन आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमेशा प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखें। आगे देखेंगे, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो समुद्र से जो नमक निकाला जाता है वो बाष्पीकरण नियम से निकाला जाता है, यूज किया जाता है बाष्पीकरण मेथड को। गन पाउडर मिश्रण होता है, इसमें सोरा होता है, गंधक होता है, लकड़ी का जो कोयला बनाया जाता है वो होता है सोरा, गंधक और कोयला। तो ये याद रखना है। आगे देखें, पारद तापमापी का आविष्कारक। तो पारद तापमापी का जो आविष्कारक था वो कौन था? फ़ारेनहाइट, जो हम लोग अभी भी यूज करते हैं शरीर के तापमान को मापने के लिए। जीवों के द्विनाम पद्धति, जिसे बाइनोमियल नोमेनकल्चर भी कहा जाता है, इसका जन्मदाता के बारे में पूछा जा रहा है। तो कार्ल लिनियस के द्वारा यह किया गया था द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति के अनुसार हर जीव का एक द्विनाम पद्धति होता है। जैसे अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का द्विनाम पद्धति, अगर बाइनोमियल नोमेनकल्चर की बात करें तो इसे क्या बोला जाता है? होमो सेपियंस। इसको क्या बोला जाता है? होमो सेपियंस। तो इस तरह से द्विनाम पद्धति हुआ। अगर मेढक की बात करें तो मेढक को क्या कहा जाता है? राना टाइग्रीना। राना टाइग्रीना। ठीक है, हर एक चीज को आप याद करते जाएं, ध्यान देते जाएं। आगे 47 निम्नलिखित कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, फॉसिल फ्यूल नहीं है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे प्राकृतिक गैस तो है, पेट्रोल भी है, कोयला भी है, लेकिन चारकोल जो होता है ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण नहीं है, इसे बनाया जाता है। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को, ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में कौन परिवर्तित करता है? तो यह माइक्रोफोन है। याद रखना है, माइक्रोफोन है, यह ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में कन्वर्ट कर देता है। वह गैस कौन सी है जो अक्रिय यानी कि इनर्ट होते हुए भी अस्थायी नहीं है? इसको हम बता चुके हैं, रेडॉन, और यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन अक्रिय गैस है ये। आज का अंतिम सवाल, बिहार में प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। देखिए लौड़िया अरेराज ये बिहार में है, चंपारण में। लौड़िया नंदनगढ़ ये भी चंपारण में है, बिहार में ही। रामपुरवा ये भी है, बिहार में ही रामपुरवा है, चंपारण में ही। जबकि रुमनदेही बिहार में नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुमनदेही।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, मनोबल मिलता है। जय हिंद।